ये वीडियो देखा आपने, ये अखिलेश यादव को देखने के लिए उमड़ा जन सैलाब है। अपने पिता के अंत्येष्टि के लिए वो उत्तराखंड में थे और वहाँ इस तरह से भीड़ जुटी है। तमाम सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीरें वायरल है। तो मैं बार बार कहता हूँ कि इस देश में जो बहुजन समाज की पार्टियां हैं, जो गैर सवर्ण लीडरशिप वाली पार्टियां हैं, सपा, बसपा, आरजेडी, जेडीयू या जेएमएम या डीएमके, ये सब बहुजन समाज और बड़े जनाधार वाली पार्टियां, और जो सवर्ण लीडरशिप वाली पार्टियां हैं, चाहे आम आदमी पार्टी हो, ममता बनर्जी हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, ये दरअसल पैसे वाली पार्टियां हैं। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आज विशुद्ध खबरें राजनीति की। आज कांग्रेस ने मल्लिकार्जुन खड़गे को अपना अध्यक्ष बनाया है। ये दूसरी बार है जब कोई दलित इससे कांग्रेस का अध्यक्ष बना। इससे पहले बाबू जगजीवन राम बने थे, उस समय भी कांग्रेस मुश्किल में थी और उसके बाद कांग्रेस ने सरवाइव किया था। कांग्रेस इस वक्त सबसे बुरे दौर में है और उसके बाद उसकी जिम्मेदारी जो है मल्लिकार्जुन खड़गे को दिया गया है। आज मैं लाइव में आपसे जुड़ूंगा, लगभग 9:30 बजे हमारे साथ जुड़िएगा और सवाल वही होगा कि क्या वक्त आ गया है कि एससी एसटी जो कि लगभग 35% आबादी है और एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी मिला दे तो 85% आबादी है, इनकी राजनीतिक हिस्सेदारी कब तय होगी। एससी एसटी आज भी रिजर्व सीट जो बाबा साहब ने संवैधानिक प्रावधान किया उससे आगे नहीं बढ़ पाते हैं और ओबीसी और माइनॉरिटी की सीटें उतनी ज़्यादा कम होती चली जा रही है। जैसे ही सवर्ण लीडरशिप वाली पार्टियों का उदय होता है, वो सत्ता में आते हैं, तो सबसे ज़्यादा नुकसान जो है वो ओबीसी और माइनॉरिटी का होता है। एससी एसटी के लोगों को फिक्स सीट है तो वो तो आते हैं, लेकिन सवाल है कि 35% अकेले एससी एसटी है इस देश में, उसके बाद 50% लगभग 50-60% में माइनॉरिटी और ओबीसी के लोग हैं, मतलब 85% जिनकी संख्या है, वो अभी भी सत्ता में सिर्फ 25 से 30% लोग हैं। 70% सीटों पर 50% लोगों का कब्जा है। ये कब तक चलेगा और क्या अब जनरल सीटों पर भी एससी एसटी को चुनाव लड़ना चाहिए? बड़ी खबर है, इस पर हम लोग बात करेंगे। कानून मंत्री, एक दूसरी बड़ी खबर है यूपी से, एक बड़े मुस्लिम चेहरा उत्तर प्रदेश के पश्चिमी राजनीति में इमरान मसूद, एक जाना पहचाना नाम है, उन्होंने बीएसपी ज्वाइन किया है। बीएसपी सुप्रीमो ने इसको लेकर लगातार ट्वीट किया है। तो ये बड़े चेहरे हैं, बड़ा नाम है और बीएसपी को इससे फ़ायदा होता दिख रहा है। लेकिन मैं एक बात फिर कह दूं कि जब तक ये पार्टियां गठबंधन में नहीं आती है, बहुजन समाज की पार्टियां, जितना मुकाबला ट्रायंगुलर होगा उतना बीजेपी को फ़ायदा है। देखते हैं आगे क्या होता है। एक बात तो तय है कि मैं बीजेपी का समर्थक बन जाऊंगा कुछ काम अगर हो जाए तो। सोचिए, बीजेपी से मैं इस बात से बिल्कुल खुश हूँ। जब इस देश में कांग्रेस लगातार सत्ता में रही है तब तक सिर्फ जांच होती थी एससी एसटी ओबीसी नेताओं की। शरद यादव हों, लालू यादव हों, मुलायम सिंह यादव हों, मायावती जी हों, कांसी राम साहब हों या हेमंत सोरेन हो, शिबू सोरेन हो, या यहाँ तक कि डीएमके के। लेकिन जब से बीजेपी मोदी जी आए हैं वो किसी को बकस नहीं रहे हैं। सबके घर ईडीआई, इनकम टैक्स, सीबीआई भेज रहे हैं। कांग्रेस बहुत शातिर थी, वो बहुजन नेताओं को फंसाती थी, सवर्ण नेताओं को बचाती थी। बीजेपी अपने पॉलिटिकल एजेंडे पर एकदम क्लियर है और वो किसी को नहीं छोड़े। सोचिए, यही मनीष सिसोदिया, इनके लगातार ट्वीट देखिए। जब मुलायम सिंह यादव ने कहा था कि सरकार मुझे परेशान कर रही है, तो इसी मनीष सिसोदिया का ट्वीट था कि चोर की दाढ़ी में तिनका। आप कल्पना कर सकते हैं, यही आम आदमी पार्टी अपने आप को ईमानदार कहती थी और आज जब जांच हो रही है तो उसको पॉलिटिकल एजेंडा बना रही है। राहुल और प्रियंका के खिलाफ जांच हुआ, राहुल गांधी सोनिया गांधी के खिलाफ जांच हुआ तो उसके लोग सड़कों पर उतरे। लेकिन बहुजन समाज के खिलाफ जब जांच होता है तो हम लोग इतने बेवकूफ़ हैं, नासमझ हैं कि अपने ही नेताओं को चोर मान लेते हैं। और इसलिए आज हंसराज मीणा ने लिखा है कि इस देश में बहुजन समाज के पढ़े लिखे नेताओं को बाहर आना चाहिए, युवाओं को बाहर आना चाहिए, नहीं तो आपकी नस्लें लगातार गुलाम रहेंगी। सोचिए, कल मैं एक बात एग्जाम्पल दे रहा हूँ। कल मध्य प्रदेश के वो आदमी कह रहा था कि मैं ग्वालियर से हूँ और मैं ओबीसी में यादव समाज से, और मुझे 1 घंटे तक उस आदमी ने गाली गलौज की, मारने की धमकी दी, दिल्ली आके मारूंगा। मैंने पूछा क्या दिक्कत क्या है आपको? तो मैं शूद्र नहीं हूँ, मैं राजपूत हूँ, क्षत्रिय हूँ, राजा हूँ और मेरे सनातन को तुम क्रिटिसाइज नहीं कर सकते हो। मैंने कहा ना तो मैं आपके सनातन को क्रिटिसाइज करता हूँ ना मैं आपको शूद्र कह रहा हूँ, मैं बस हिंदू धर्म की 4 व्यवस्थाएं बता रहा हूँ। कोई उसमें क्षत्रिय है, कोई ब्राह्मण है, कोई शूद्र है, कोई वैश्य है, कोई अछूत है। आप किस कैटेगरी में हैं, आप अपने आप को रखिए, उस हिसाब से रिएक्ट कीजिए। मैं शूद्रों और अछूतों को कहता हूँ
कि आपके सारे अधिकार छीन लिए गए, इसलिए आप बुद्धिज्म की तरफ बढ़िए और ये मेरा राइट्स है जो मैं कह सकता हूँ। वो आदमी सोचिए, जब मैंने सुबह उसकी पड़ताल की तो उसकी पता है आर्थिक हैसियत क्या थी। उस आदमी के घर पर प्लास्टर नहीं हुआ है, वो आदमी बजरंग दल से जुड़ा हुआ है। सोचिए, बहुजन समाज के लोग बहुजनों को ही मारने के लिए किस तरह से ललायित होते हैं। मोहन भागवत कह रहा है कि हम जाति और वर्ण खत्म करेंगे। अभी मैं एक सवर्णों की बैठक से आ रहा हूं, एक ब्राह्मण आइडियोलॉजी करने कहा जिसमें राम बहादुर राय भी थे। वो कह रहा है कि देखिए, भारत में अगर अपना राज रखना है तो भारत माता की जय बोलना पड़ेगा। हो सकता है कि आप हिंदू एकजुट हो बोलेंगे तो जाति के आधार पे और दूसरे धर्म के लोग आपको न दें, लेकिन भारत माता की जय बोलेंगे तो सबको एक साथ आना पड़ेगा, डर से, मजबूरी से। सोचिए, भारत माता के नाम पर कोई पार्टी कैसे आपको अपने अधिकारों से वंचित कर रही है। और उसी कड़ी में सोचिए, कॉलेजियम सिस्टम को लेकर मोदी जी ने कहा है कि पारदर्शिता नहीं है। उनके मंत्री ने कहा है, दरअसल न्यायपालिका में मतभेद, गुटबाजी, पारदर्शिता भी नहीं, कानून मंत्री। लेकिन कब लाएंगे कॉलेजियम सिस्टम, हटाएंगे, ये सबसे देखने वाली बात होगी। तो मैं कह रहा हूँ कि मोदी जी के 2-3 काम तो अच्छे लगते हैं मुझे। एक तो सारे जाति के नेताओं की जाँच हो, कम से कम डरा धमका तो रहे ममता बनर्जी को भी, आम आदमी पार्टी को भी। और वहीं अगर कॉलेजियम सिस्टम आता है और इंटरव्यू इस देश में खत्म हो जाता है तो मैं सबसे बड़ा बीजेपी का समर्थक रहूंगा। ये लिख लीजिए, ये काम कांग्रेस को करना चाहिए था। मैं बीजेपी के टोकनिज्म से सहमत नहीं हूं, लेकिन टोकनिज्म ने भी कहीं ना कहीं ये तय किया है कि SC ST OBC, सोचिए, आम आदमी पार्टी SC ST OBC और माइनॉरिटी का मुफ्त वोट में लेती है, मुफ्त में लेती है। 10 राज्यसभा सांसद भेजने थे, आम आदमी पार्टी के हिस्से में आया, उसने सारे सवर्णों को भेजा है। बीजेपी कम से कम यहाँ डाइवर्सिटी दिखाती है। तो आम आदमी पार्टी लगातार बदनाम हो रही है। और ये बड़ी खबरें थी जो सोशल मीडिया पर, और ये वीडियो देखिए, ये वीडियो तेलंगाना का है जहाँ RS परवीन के नेतृत्व में बहुजन समाज पार्टी का जन सैलाब उमड़ा है। और ये तमाम खबरें जो आपको कोई नहीं बताएगा, इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। तो ये तमाम बड़ी खबरें थी। अब सवाल है कि क्या बहुजन समाज को और खासकर SC ST को रिजर्व सीट से हटकर अलग चुनाव लड़ना चाहिए। 9:30 बजे आप लोग मेरे साथ ज़रूर जुड़िएगा फेसबुक लाइव पर। आपके सवाल भी लेंगे, हमारे साथ एक खास मेहमान भी रहेंगे और आपको बताएंगे कि राजनीति का अपराधीकरण नहीं हुआ है, राजनीति का पैसाकरण हुआ है। और जब SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग राजनीति में आने लगे तो इन जातिवादी मनुवादी मीडिया ने खबर फैलाया कि राजनीति का अपराधीकरण हुआ है, सरासर राजनीति का पैसाकरण हुआ है। जैसे अभी इसको कलयुग कहते हैं क्योंकि कलम युग है, बुद्ध से बुद्धू बना दिया। तो ये शब्दों का जो चयन है वो बड़ा अहम है। और मनुवादी मीडिया जो है वो आपको इसी तरह से इस तरह के शब्दें गढ़ता है ताकि आप किसी भी तरह के हक अधिकार की बात ना कर सके। तो इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए आज के पॉलिटिकल खबरों में। मैं फिर कह रहा हूं, SC ST OBC माइनॉरिटी को जो भी मिलेगा वो डेमोक्रेटिक तरीके से, संवैधानिक तरीके से और लोकतंत्र में ही हासिल होगा। अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।